तो आज शुरू करते हैं SCR के उपयोग करने से पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि पहला हमारा पास है फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल डिनोट करते हैं अल्फा से। दूसरा होता हमारे पास एक्साइटेशन एंगल, जिसको दिखाते हैं बीटा से। एक होता हमारे पास कंडक्शन एंगल, जिसको दिखाते हैं गामा से। यदि मैं इन तीनों का रिलेशन देखूं तो गामा बराबर होता है बीटा माइनस का अल्फा, मतलब कि कंडक्शन एंगल होता है एक्साइटेशन एंगल माइनस का कंडक्शन एंगल। अब इसको पता कैसे करेंगे कि कंडक्शन एंगल कौन सा होता, एक्साइटेशन एंगल कौन सा होता, फायरिंग एंगल कौन सा होता। देखो, यदि कोई मेरे पास वेवफॉर्म है, कोई थायरिस्टर में SCR मैंने ऑपरेट करने के लिए लगाया, मान लीजिए फंडामेंटल AC साइकिल है। अभी मैं सिर्फ इसकी आउटपुट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए SCR गेट पल्स देने पर अल्फा एंगल, जो फायरिंग एंगल के नाम से जाना जाता है, मैं उसको बोल रहा हूँ गेट एंगल या फायरिंग एंगल से स्टार्ट होता। मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी ऐसे चलनी थी, लेकिन यहाँ तक ब्लॉक रही, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक हमारे पास SCR ऑन नहीं हुआ। तो SCR कहाँ पर जाकर ऑन हुआ, यहाँ पर। तो ये अब इसके बाद SCR ऑन होएगा। अब इसके बाद जैसे ही SCR ऑन होएगा, उसके बाद नेगेटिव अप साइकिल, फिर दोबारा वही SCR फिर यहाँ पर ऑन हो रहा यहाँ तक। तो फिर दोबारा हम पूरी कंप्लीट एज साइकिल कर रहे हैं। तो SCR ऑन हो रहा है, जहाँ जाकर जिस एंगल पर ऑन हो रहा है उसको बोलते हैं अल्फा फायरिंग एंगल। जहाँ से जहाँ तक वो ऑन है, जिस कंडीशन तक, उसे बोला जाता है एक्साइटिंग एंगल बीटा। और जितने समय तक वह ऑन रिया उसे बोला जाता है कंडक्शन एंगल गामा। देखो, जहाँ से जहाँ तक ऑन रिया वह है कंडक्शन एंगल, जहाँ से ऑन हुआ ज़ीरो इनिशियल से जहाँ पर जाकर ऑन हुआ वह फायरिंग एंगल अल्फा। और पूरी जो साइकिल जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, नेगेटिव अप साइकिल नहीं, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव अप साइकिल की बात कर रहा हूँ, उसे बोला जाता है एक्सीबिटिंग एंगल बीटा। तो ध्यान से देखो, टोटल एंगल कितना मेरे पास बीटा, ऑन कितने समय नहीं, ये जो कंडक्शन एंगल कितना है गामा, कितना है बीटा माइनस का अल्फा। तो मैं इसे इतना भी तो लिख सकता हूँ, गामा प्लस का अल्फा बराबर बीटा। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन बराबर जितने समय तक वह ऑन बंद रिया और जितने समय तक ऑन रिया। टोटल एंगल क्या होता है, एग्जीबिटिंग एंगल। और जितने समय तक वह ऑन रिया वह है कंडक्शन एंगल, और जितने समय में वह ऑन हुआ वह है फायरिंग एंगल। तो यह फायरिंग एंगल और कंडक्शन एंगल और एग्जीबिटिंग एंगल के बीच में संबंध है। एक हमारे पास SCR का हम प्रयोग करते हैं चॉपर में। पहले देखिए चॉपर क्या होता है। चॉपर एक DC कन्वर्टर, DC स्टेप अप या स्टेप डाउन डिवाइस है, जो DC की वैल्यू को अप करती है या डाउन करती है। या फिर हम इसे बोल सकते हैं DC ट्रांसफार्मर। एक DC ट्रांसफार्मर या DC एम्पलीफायर, DC ट्रांसफार्मर या DC एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है, जो DC वैल्यू को कम या डाउन करता है। मतलब कि जैसे समझो चॉपर है, चॉपर ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो ये DC की लो वैल्यू है, तो चॉपर के आउटपुट पर हमें क्या मिलेगी, DC ही मिलेगी, लेकिन वो कैसी मिलेगी, हाई वैल्यू की मिलेगी। पहला इसमें एक होता है स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर को
बूस्ट चॉपर भी बोला जाता है। बूझा जाता। एक होता है स्टेप डाउन चॉपर को रोस्ट चॉपर भी बोला जाता है। तो ये याद रखने, स्टेप अप चॉपर को क्या बोला जाता है, बूस्ट चॉपर, और इसको बोला जाता है रोस्ट चॉपर। अब यदि पूछा जाए कि बताइए चॉपर बनाने के लिए किस डिवाइस का यूज करा जाता है, तो मोस्ट नोट करके लिखो, चॉपर में किस डिवाइस का यूज करा जाता है। या तो हम GTO का यूज करते हैं या फिर IGBT का यूज करते हैं, IGBT का यूज करते हैं, या फिर GTO का यूज करते हैं। अब एक टर्म समझो, हम जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया अंडर द कर्व। जिसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है उसकी एरिया उस कर्व के अंदर जिसके अंदर हमें निकालनी है, और जिस एरिया की हमने निकालनी है, और वह एरिया किस टाइम पीरियड के अंदर बना, और टाइम पीरियड। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए किसी भी उसके हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व और टाइम पीरियड का यूज करते हैं जिसके लिए वह रहा था। अब देखो, जैसे ये मेरे पास साइकिल है, अभी इसे पॉजिटिव ही मान लो, पॉजिटिव साइकिल ही मान लीजिए। वोल्टेज VS है, ये मैक्सिमम वोल्टेज VS है। यहाँ से यहाँ तक ये T ऑन रहा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी कंडीशन कर रहा हूँ T ऑन, यहाँ से यहाँ तक इसकी कंडीशन को बोल रहा हूँ T ऑफ। ये T ऑन, ये T ऑफ कंडीशन है, ये फिर दोबारा T ऑन, ये फिर दोबारा T ऑफ की कंडीशन है। अब यदि मैं इसके लिए आउटपुट वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज लिखता हूँ तो उसके लिए फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू BS। अल्फ़ा बूझा जाए तो क्या होता है, यहाँ पर होता है ड्यूटी साइकिल। अल्फ़ा को क्या होता है, ड्यूटी साइकिल। स्टेप अप चॉपर होता है। देखो, चॉपर भी दो तरीके के जो हम बताएं उनको देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। स्टेप अप चॉपर के लिए फार्मूला होता है, स्टेप अप चॉपर का मैं तुम्हें एक सिंबल बना के दिखाता हूँ कि स्टेप अप चॉपर को बूझा जाता है, कि बताइए कैसा सिंबल होता। UPPCL में बूझा गया है। तो स्टेप अप चॉपर फ्री व्हीलिंग डायोड पैरेलल में, और स्टेप अप चॉपर, तो स्टेप डाउन चॉपर का सिंबल पेपर में बूझा गया है। तो स्टेप डाउन चॉपर, देखो चॉपर स्टेप डाउन चॉपर में चॉपर सीरीज में होता है, और एक हम यहाँ पर लगाते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FD। चॉपर मैंने बनाया चॉपर सीरीज में, और एक इंडक्टर है जिसको हम यूज एक लोड के तौर पर कर रहे हैं, और ये है हमारा उसी के साथ एक लोडेड रेसिस्टेंस, जो मैं एक प्योर लोड के अनुसार दिखा रहा हूँ। देखो, मान लीजिए इसके ये मेरे पास FD है, यहाँ पर वोल्टेज F0 है। इस इंडक्टर को बाद में देखना, बस इतना ही देखना। अभी जो चॉपर है वो स्टेप डाउन चॉपर के साथ किस में जुड़ा हुआ होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर के लिए फार्मूला होता है V0 बराबर, यदि मैं एवरेज वैल्यू लिखूं पहले तो इतना देखो, VS और इंटू T ऑन और बटे T, VS और इंटू T ऑन बटे T। T है मेरे पास टोटल टाइम, T ऑन क्या है, जो इस समय तक वह ऑन रहा है। या फिर एक और एवरेज वैल्यू अभी मैंने बताई कि अल्फ़ा इंटू VS। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, T ऑन बटे T, जिसे क्या बोला जाता है, ड्यूटी साइकिल।
अब ज़रा देखो, जब एल्फ़ा की वैल्यू टी ऑन बटे टी है, मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूँ किससे, वी नॉट बराबर एल्फ़ा इंटू वी एस है। तो टी ऑन की वैल्यू कम है, टी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वैल्यू 1 से कम ही आएगी। तो जो वैल्यू 1 से कम आएगी तो उसमें जब मैं वी एस की मल्टीप्लाई करूँगा तो वी नॉट भी कम आएगा। तो इसका मतलब है जब वी नॉट कब कम आएगा, जब एल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होएगी। फायरिंग एंगल के अनुसार यदि देखोगे तो एल्फ़ा की वैल्यू जब यह फ्रीक्वेंसी या टी ऑन बटे टी जो ड्यूटी साइकिल है उसकी वैल्यू एल्फ़ा से कम है, तो उस समय हमारे पास चॉपर कैसा होएगा, स्टेप डाउन चॉपर। उसको क्या बोला जाएगा, स्टेप डाउन चॉपर। एक दूसरा होता है हमारे पास स्टेप अप चॉपर। याद रखना है चॉपर कैसे जुड़ा होता है, सीरीज में। स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर के लिए फार्मूला देखो सीधा, बस यहीं पर है वी नॉट बराबर होता है वी एस अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा। स्टेप अप चॉपर के लिए आउटपुट वोल्टेज जो होती है वी एस अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा। एल्फ़ा वही है हमारा टी ऑन बटे टी। एल्फ़ा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। या फिर एक फार्मूला और मैं बनाऊँ तो एल्फ़ा अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा और इनटू बी एस। और स्टेप को क्या बोला जाता है, बूस्ट भी बोला जाता है। आगे देखो ये किसके लिए होता है, स्टेप अप चॉपर के लिए। एल्फ़ा अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा इंटू वी एस, या फिर वी नॉट बराबर वी एस अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा। अब ज़रा ड्यूटी साइकिल देखो, यदि एल्फ़ा की वैल्यू 50% से ज़्यादा है ड्यूटी साइकिल, ये किस में आएगी हमारे पास, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एल्फ़ा अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा। यदि 50% से ज़्यादा है तो भी कौन सा हमारे पास, स्टेप अप चॉपर है। अब ज़रा देखो, मैं दोबारा फार्मूले को रिपीट करता हूँ। एक मैंने लिखा है ये वी नॉट बराबर वी एस अपॉन का 1 माइनस का एल्फ़ा। एल्फ़ा कितना है मेरे पास, इतना। एवरेज वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट बराबर एस इंटू वी एस। एल्फ़ा डिपेंड कर रहा है स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह। और टी टोटल टाइम कितना होता है, टी ऑन प्लस का टी ऑफ कितना होता है, टी ऑन प्लस का टी ऑफ। आगे देखो, यदि मैं एल्फ़ा को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखो एल्फ़ा के लिए एक और फार्मूला हो सकता है। एल्फ़ा बराबर कितना होता है, टी ऑन बटे टी टोटल टाइम। अब ज़रा एक चीज़ देखो, टी मैं इस टी को यहीं पर रख रहा हूँ तो टी बराबर कितना लिख सकता हूँ, टी ऑन बटे एल्फ़ा। एल्फ़ा को मैं नीचे लिया आया, टी को सामने लिया आया। अब ज़रा देखो 1 अपॉन का टी, यदि मैं दोनों की तरफ 1 अपॉन कर दूँ, क्या 1 अपॉन का टी बराबर एल्फ़ा अपॉन का इसको भी उल्टा कर दूं तो कितना हो जाएगा, टी ऑन टाइम। और 1 अपॉन टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ़ बराबर कितना लिख सकता हूँ, एफ़ अपॉन का टी ऑन। तो ये मेरे पास किसी चॉपर के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है एल्फ़ा अपॉन का टी ऑन, जो एल्फ़ा क्या है यहाँ पर, ड्यूटी साइकिल, और ये है ड्यूटी टाइम, जिस समय तक वह ऑन रहा है। इसको क्या बोला जाता है, ड्यूटी साइकिल। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला इन चॉपर। आगे देखो चॉपर का क्लासिफिकेशन। तो चॉपर का क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले हम क्वाड्रेंट को समझते हैं। देखो क्वाड्रेंट में, क्योंकि चॉपर इस समय क्वाड्रेंट में ही चलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर करंट, यहाँ पर माइनस करंट, यहाँ पर माइनस वोल्टेज। इस वाले जब कभी भी चॉपर की आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट इनपुट करंट, यानी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों पॉजिटिव हों, तो वह चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहलाएगा, क्लास ए का। मैं उसको क्या बोलूँगा, क्लास ए चॉपर, जिसमें वोल्टेज भी प्लस है में रहेगी और करंट भी प्लस में रहेगी। और सेकंड में क्या होएगा, सेकंड में वोल्टेज तो क्लास बी, जिसको मैं बोलूँगा क्लास बी चॉपर।
क्लास बी चॉपर में क्या होता है कि इसमें वोल्टेज तो प्लस में होती है लेकिन करंट माइनस में होती है, करंट माइनस में होती है। लेकिन यदि मेरे पास वोल्टेज दोनों बार ही प्लस में है, किस में है, दोनों बार ही प्लस में है, और लेकिन करंट एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो उसको बोला जाएगा क्लास सी चॉपर। कौन सा बोला जाएगा, क्लास सी चॉपर। याद रखना है वोल्टेज दोनों वोल्टेज प्लस में है लेकिन करंट माइनस और प्लस दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, इसे बोला जाएगा क्लास सी। एक होता है मेरे पास क्लास डी। कौन सा होता है, क्लास डी चॉपर। क्लास डी चॉपर में, क्लास डी चॉपर दो क्वाड्रेंटों में काम करता है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में काम करता है, एक तो फर्स्ट में काम करेगा और एक फोर्थ में काम करेगा। क्लास ए किस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लास बी किस में काम कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लास सी किस क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, फर्स्ट। क्लास सी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में काम कर रहा है। लेकिन क्लास डी चॉपर फर्स्ट और फोर्थ में काम करेगा। जब इस वाले क्वाड्रेंट में काम करेगा तो उस समय वोल्टेज किस में होएगा, प्लस में, और करंट भी किस में होएगी, प्लस में, इस वाले क्वाड्रेंट में। और जब इस वाले क्वाड्रेंट में काम करेगा, जब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में काम करेगा, उस समय वोल्टेज किस में होएगी, माइनस में, और करंट की भी किस में होएगी, माइनस में। तो क्लास डी चॉपर दो क्वाड्रेंटों में काम करेगा, फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट में जब काम करेगा वोल्टेज भी प्लस है, करंट भी प्लस है, और जब फोर्थ में काम करेगा तो वोल्टेज भी माइनस है और करंट भी माइनस है। और क्लास सी चॉपर जब काम करेगा तो क्लास सी ये तो फर्स्ट में काम करेगा और सेकंड में काम करेगा, वोल्टेज प्लस में रहेगा, करंट की डायरेक्शन बदल सकती है। क्लास ए चॉपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा, क्लास बी सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेगा। और एक होता है हमारे पास क्लास ई चॉपर। क्लास ई चॉपर वह चॉपर होएगा जो चारों क्वाड्रेंटों में काम करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लास ई चॉपर चारों क्वाड्रेंटों में काम करेगा। अब देखो कौन सा चॉपर कैसे किस क्वाड्रेंट में काम करेगा और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चॉपर कौन सा है और किस टाइप का है और किस क्वाड्रेंट में काम करेगा। ड्यूटी साइकिल का एक और फार्मूला लिख लो। चलो ड्यूटी साइकिल का इसके लिए ही यदि मैं इसको वैल्यू लिखूं तो ये होती है हमारे पास ड्यूटी साइकिल और बटे टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑन टाइम ये भी फार्मूला में इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना, अल्फा अपॉन का टी ऑन। चलो आगे देखो, क्योंकि क्लास ए बी सी डी और ई चॉपर के वो आते हैं, पूरा डायग्राम और उसे पहचानने के लिए आता, बताइए कौन सा चॉपर है, और पूछता है क्या है कैसे। तो मैं बात करता हूँ पहले क्लास ए चॉपर की। क्लास ए चॉपर का सिंबल देखो, फ्री व्हीलिंग डायोड पैरेलल ऑन द लोड। चॉपर लगाना है सीरीज में, लोड लगाना है विद रेसिस्टर के साथ। पहले एक चीज़ जान लीजिए, ये देखो मेरे पास इंडक्टर है, ये मेरे पास कैपेसिटर है। जिस समय इंडक्टर चार्ज हो रहा होएगा उस समय करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होएगी, इधर को जाएगी और इधर को इन करेगी, इधर को आउट करेगी। वोल्टेज भी किधर को होएगा, ऐसे प्लस माइनस, इधर साइड प्लस है, इधर साइड माइनस है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे से वोल्टेज को हटाऊंगा, मान लीजिए कि मैंने इसके अक्रॉस, अब बैटरी, पहले बैटरी लग रही थी मान लीजिए, जिससे ये चार्ज हो रहा था, अब मैंने एक रजिस्टर लगा दिया। अब देखो इंडक्टर अब तुरंत ही क्या काम करेगा, अपनी वोल्टेज को चेंज करेगा। इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस था इधर प्लस हो जाएगा। तो इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होएगी। देखो पहले करंट ऐसे चल रही थी,
लेकिन करंट अभी भी ऐसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, करंट अभी भी ऐसे ही चलेगी। तो मतलब यह हुआ कहने का कि इंडक्टर चार्जिंग से डिस्चार्जिंग जाने की कंडीशन में करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो करंट इंडक्टर में नो डायरेक्शन चेंज, लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब कैपेसिटर में देखो, कैपेसिटर मान लीजिए मैं पहले चार्ज कर रहा था, इधर प्लस है इधर माइनस है, चार्ज होने पर ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी इनवर्ड थी। अब जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, तुरंत ही क्या होएगा, वोल्टेज तो जहाँ प्लस था वहीं प्लस रहेगा, लेकिन अब क्या, जैसे ही वह होएगा करंट अपनी डायरेक्शन मूवमेंट चेंज कर देगा, ये इधर को चालू कर देगा प्लस से माइनस। तो कैपेसिटर के अंदर गुण होता है डिस्चार्जिंग, चार्जिंग से डिस्चार्जिंग कंडीशन में जाने पर कि यह वोल्टेज तो इसका सेम बना रहता है, सेम डायरेक्शन में, वोल्टेज तो इसका सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन करंट क्या कर जाती है, इसकी चेंज कर जाती है। लेकिन इंडक्टर चार्जिंग से डिस्चार्जिंग जाने की कंडीशन में वोल्टेज की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और करंट की डायरेक्शन को एज इट इज बनाए रखता है। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को एज इट इज बनाए रखता है और वोल्टेज नहीं, वो सेम वोल्टेज की डायरेक्शन सेम होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ज़रा यही देखो, यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर भी लगेगा। देखो कैसे लगेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, एफडी, चॉपर, क्लास ए, बाकी। और देखो इसमें इसकी जो आउटपुट निकल कर आएगी, मैंने बताया था क्लास ए चॉपर किस में काम करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस इतना ही याद रखो। आई नॉट बराबर क्या होएगा, प्लस का वी नॉट, और वी नॉट बराबर होएगा प्लस का वी नॉट। तो करंट और वोल्टेज दोनों ही उस चार्जिंग दोनों ही प्लस की कंडीशन में मिलेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली कंडीशन में। दूसरा इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, यह एक कैसा है, स्टेप डाउन चॉपर है। कैसा है ये, स्टेप डाउन चॉपर। इसका सिंबल ही आता है और यही पूछा जाता है कि बताइए यह किस क्लास का चॉपर है, तो क्लास ए का चॉपर है। अब ज़रा देखो, मान लीजिए कि पहले चॉपर के द्वारा इंडक्टर को चार्ज करा जा रहा था, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। पहले मैं सिर्फ इसी की ही इंडक्टर की उसको समझाऊंगा, बाकी किसी को नहीं समझाऊंगा, बाकी के मैं डेरिवेशन लिख कर दूंगा। देखो कि पहले चॉपर से मान लीजिए इंडक्टर चार्ज हो रहा था, 4 रिवर्स वाइज में होएगा डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड रिवर्स वाइज में, उस समय ये हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा होएगा। अब मान लीजिए हमने चॉपर ऑफ कर दिया, ऑन कंडीशन से ऑफ कर दिया, तो इंडक्टर चार्ज हुआ, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होएगा। करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, ये थी मेरे पास आउटपुट वोल्टेज। मेरा ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं आउटपुट वोल्टेज यहाँ से ले रहा था, यहाँ से लूँगा नहीं, पहले मैं यहाँ से ले रहा था, अब आउटपुट वोल्टेज मान लीजिए इधर किधर भी मान लीजिए। अब ज़रा देखो, ये जैसे प्लस है ये माइनस है, तुरंत ही ये माइनस होएगा, ये प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, ये प्लस होएगा। तो करंट की डायरेक्शन अभी भी ऐसे चल रही है, पहले भी ऐसे चल रही थी, अब ऐसे चल रही थी, लेकिन अब फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फिल होगी, तो करंट ने तो अपनी डायरेक्शन बदली नहीं, न ही वोल्टेज ने बदली, वोल्टेज भी वही है और करंट भी वही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में होने पर हमारा चॉपर किस क्लास में आएगा, क्लास ए में आएगा। अब देखो वोल्टेज ध्यान रखना है कि इसकी आउटपुट वोल्टेज हमें जो चॉपर के बाद चॉपर को ऑफ करने पर कम मिलती है, इसीलिए इसका नाम दूसरा स्टेप डाउन चॉपर भी होता है। एक होता है, दूसरा होता है क्लास बी चॉपर। क्लास बी चॉपर का सिंबल देखो, क्लास बी चॉपर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, यही फ्री व्हीलिंग डायोड को उठा के ले आओ सीरीज में, जहाँ पर हम पहले इसको यूज कर रहे थे, चॉपर को उठा के ले आओ सीरीज में, चॉपर को उठा कर ले आओ सीरीज में, बाकी वही लोड एडजस्ट करो। ये हो गया हमारे पास क्लास बी चॉपर। तो क्लास बी चॉपर जो आउटपुट मुझे, पहली बात इसमें लिखो, जो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगी ई प्लस का
L इंटू DI/DT, वो इसके रेशो में मिलेगी। और ये एक स्टेप डाउन चॉपर है। दूसरा यह एक स्टेप डाउन चॉपर की कंडीशन में आता है। तीसरा इसमें पावर हमें जो मिलती है वह नेगेटिव मिलती है। पावर हमें कैसी मिलती है? नेगेटिव मिलती है, नेगेटिव साइन के साथ, याद रखना है। मीन्स जब बोल दें कि पावर नेगेटिव का मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि पावर फ्लो लोड टू सोर्स, जब पावर का फ्लो सोर्स से लोड की तरफ हो तब प्लस, और जब पावर का फ्लो लोड से सोर्स की तरफ हो नेगेटिव। याद रखना, ऐसे भी हो सकता है कि बताइए क्लास बी चॉपर में पावर का फ्लो किस डायरेक्शन में मिलता, तो लोड से सोर्स की तरफ मिलता। क्लास सी चॉपर, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इनके बारे में ही बताऊंगा। क्लास सी चॉपर, यह देखो पहली बात, यह 2 क्वाड्रेंट चॉपर है। इट इज 2 क्वाड्रेंट चॉपर है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है। वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। चलो आगे देखो इसमें दूसरा, यदि इसमें एक और पॉइंट लिखो कि यह चॉपर क्लास ए और क्लास बी चॉपर से मिलकर बना होता है। चॉपर बी से मिलकर बना होता है, क्लास ए और क्लास बी चॉपर से मिलकर बना होता है। आगे इसका सिंबल देखो कैसे बनाते हैं हम इसको। एक चॉपर इधर लो, दो चॉपर सीरीज में लगाओ। पहले तो सिर्फ इनका चित्र ही आता है और चित्र ही बूझा जाता है। बताइए किस क्लास का चॉपर है? दो फ्री व्हीलिंग डायोड लो, बाकी लोड सेंटर से, बाकी बैटरी जिसके लिए हम अब इसको अलग से यूज कर रहे हैं। इंडक्टर, फ्री व्हीलिंग डायोड D1, फ्री व्हीलिंग डायोड D2, चॉपर 1, चॉपर 2, चॉपर 1, चॉपर 2। देखो पॉसिबल कंडीशन बूझता है इसकी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑपरेट कराने के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मुझे यह ऑपरेट कराना है तो चॉपर 1 को और डायोड D2 को मैं क्या करूँगा? ऑन कंडीशन में रखूँगा। दूसरी कंडीशन बन सकती है, जब मुझे ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराना है तो चॉपर 2 और डायोड D1 को क्या रखना पड़ेगा? ऑन रखना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली एक दूसरे के अपोजिट। जब चॉपर 1 ऑन होएगा तो D2 या डायोड D2 ऑन रहेगा, चॉपर 1 और D2 दोनों ऑन रहेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए चॉपर 2 ऑन रहेगा और D1 ऑन रहेगा। मतलब कि चॉपर एक दूसरे के विपरीत ऑन रहने हैं, उसी प्रकार डायोड भी एक दूसरे के विपरीत ऑन रहने हैं। तो वोल्टेज मैं बता चुका हूँ कि इसका वोल्टेज पॉजिटिव, करंट वो भी पॉजिटिव हो सकती है या करंट नेगेटिव भी जा सकती है। चलो जी आगे इसमें एक और पॉइंट लिख लो। पावर का फ्लो लोड टू सोर्स या नेगेटिव प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? नेगेटिव प्राप्त होता है। मैं इसमें लिखूं पावर फ्लो, इसको इनपुट लिख लो नोट करके। पावर फ्लो, पावर या ट्रांसफर्ड लोड टू सोर्स। ठीक, वोल्टेज हमेशा ही किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। लेकिन करंट या तो पॉजिटिव भी मिल सकती है या नेगेटिव भी मिल सकती है। चलो आगे आ जाओ। अब बात करते हैं क्लास डी चॉपर की। मैं चॉपर की इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बता रहा हूँ। एक होता हमारे पास क्लास डी चॉपर। हमारे पास क्लास डी चॉपर,
देखो क्लास डी चॉपर, सबसे पहले मत ये है इट इज आल्सो सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर होता, हम बोलते हैं इसको, लेकिन काम किस किस में करता, फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यह काम करता, किस में करता, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करता चॉपर। इसका सिंबल देखो, यदि वेव फॉर्म पर दिखाओगे तो ऐसा पहचानेंगे हम इसको। यदि ऐसा आता वेव फॉर्म की, बताइए कि यह किस चॉपर की आउटपुट है, तो क्लास डी चॉपर की आउटपुट है। तो करंट पॉजिटिव है यहाँ पर, वोल्टेज भी यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज क्या है, नीचे चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, लेकिन करंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इसका चित्र देखो कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होएगा, ध्यान रखना है, क्लास डी चॉपर में डायोड और चॉपर को सीरीज में लेकर पैरेलल कॉम्बिनेशन, बीच में लोड लगा देते हैं। देखो कैसे, चॉपर पहले डायोड के साथ इसे सीरीज कॉम्बिनेशन करो, करना थोड़ा सा दूर की तरफ, एक डायोड इधर लो, चॉपर एक इधर लगाओ, लोड लगाओ बीच में, बैटरी लगा दिया हमने विद इसके साइमल्टेनियसली ऑपरेट करने के लिए। आउटपुट वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिलेगी, ये मान लीजिए चॉपर 1 है, ये डायोड D2 है, ये डायोड D1 है, ये चॉपर 1 है। अब हमें याद रखना है इसके महत्वपूर्ण चीज़ें, कैसे, यदि कहेगा कि बताइए डायोड, इसको क्या नाम है, चॉपर डी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने के लिए, ऐसा ही सिंबल देगा और पूछेगा कि बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने के लिए किसको ऑपरेट करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने के लिए चॉपर 1 और चॉपर 2 दोनों को क्या काम करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट कराने के लिए D1 और D2 दोनों को ऑन करना पड़ेगा। इसमें आउटपुट वोल्टेज जो डिपेंड करती है वह टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंड करती है। यदि टी ऑन टाइम टी ऑफ टाइम से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो वोल्टेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव। यदि टी ऑन टाइम से ज़्यादा है टी ऑफ टाइम, याद रखना है, तो वोल्टेज कैसी मिलेगी, नेगेटिव। यदि टी ऑन टाइम बराबर है किसके, टी ऑफ टाइम के, तो आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगी। बस याद रखना है कि बताइए किस चॉपर की आउटपुट वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंड करती है, तो क्लास डी, जो टी ऑन टाइम ज़्यादा है तो टी ऑन टाइम ज़्यादा है तो वोल्टेज प्लस, टी ऑफ टाइम ज़्यादा है तो वोल्टेज नेगेटिव, टी ऑन टी ऑफ के बराबर है तो वोल्टेज 0। आगे देखो, क्लास ई चॉपर, सिंबल देखो, अब क्या करना है, डायोड और चॉपर दोनों सीरीज में लगा के उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, चॉपर सेकंड चॉपर डायोड नेक्स्ट डायोड, लोड लो सेंटर में, बैटरी, फिर दोबारा चॉपर, फिर चॉपर, डायोड,
अब देखो कौन सा चॉपर कौन सा चॉपर कौन सा डायोड किस समय ऑन करना है, इन दोनों को कनेक्ट करो। वोल्टेज Vs, ये चॉपर 1, चॉपर 2, चॉपर 3, चॉपर 4, D3, D4, D1 और D2, और करंट साइमल्टेनियसली इधर को मानेंगे हम शुरू में। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो इसमें, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लास सी चॉपर, यह है 2 क्लास सी चॉपर का कॉम्बिनेशन होता। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, जब यह चॉपर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेगा, किस में काम करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एवरेज वोल्टेज हमें क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, कम। तो ये स्टेप डाउन चॉपर की तरह काम करेगा। लेकिन जब यह थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम करेगा तो उस समय वोल्टेज हमें मोर मिलेगी। तो इस समय यह डाउन चॉपर की तरह काम कर रहा है और इस समय यह अप चॉपर की तरह काम कर रहा है। तो क्लास ई चॉपर स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों चॉपरों की तरह काम करता है। जब यह फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में काम करेगा तो डाउन चॉपर की तरह, और जब थर्ड और फोर्थ में काम करेगा तो मोर या अप चॉपर की तरह काम करेगा। इसका सिंबल याद रखना है, 2 चॉपर सीरीज में, इधर भी इधर भी। ये देखो ये वाला क्लास सी चॉपर का है, ये क्लास सी चॉपर 1, क्लास सी चॉपर 2, ये C1 का है क्लास सी का, ये C2 का, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं विद लोड। ये होता है क्लास ई चॉपर। पहला पॉइंट है, इट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 क्लास सी चॉपर। तो क्लास सी चॉपर को 2 एंटी पैरेलल में जोड़ने से ये बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर या SCR का कंट्रोल कैसे करा जाता है आउटपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। देखो इधर ही देखो, पहला SCR से हम आउटपुट और रेक्टिफायर के रूप में SCR, यूज ऑफ SCR इन रेक्टिफायर, यूज ऑफ SCR इन रेक्टिफायर की तरह हम उसे कैसे यूज करते हैं। देखो यदि पहला है हमारे पास सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर, तो सिंबल कैसे बनाएंगे हम, विद आर लोड के साथ, ये भी याद रखना है, विद आर लोड के साथ, विद लोड आर। ये गेट हो गया, ये लोड हो गया आर। देखो मान लीजिए कि अल्फा एंगल है फायरिंग एंगल, बीटा है एक्सिबिटिंग एंगल, गामा है कंडक्शन एंगल। ये तीनों एंगल याद रखने। तो कंडक्शन एंगल आप जानते हो, गामा बराबर कितना होता है, बीटा माइनस का अल्फा। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद लोड आर, जब आर लोड के साथ जुड़ा हो, अभी इंडक्टर नहीं है ना ही कैपेसिटर है, सिर्फ मैं रेसिस्टिव लोड की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज के लिए फार्मूले का हम यूज करते हैं, जब हाफ वेव रेक्टिफायर को सिंगल फेज के लिए प्रयोग करते हैं, तो V0 बराबर कितना होता है हमारे पास 1/2 पाई, और अल्फ़ा से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक चला है, पाई तक। फार्मूला आएगा Vm और इंटू साइन ओमेगा टी। मैं इसको लिख सकता हूँ, जब हम इसको हल करेंगे तो Vm/2 पाई और 1 प्लस का कॉस अल्फ़ा।
अब ज़रा देखो, ये होता है हमारे पास वी नॉट आउटपुट का फार्मूला, और वी एम अपॉन का 2 पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फ़ा, यह फार्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज किसका, सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर लोड के साथ। जब आर लोड के साथ जुड़ा हो तब फार्मूला हमें यह यूज करना है। अब और देखो, यदि एल्फ़ा बराबर यदि एल्फ़ा बराबर 0 है तो कॉस एल्फ़ा बराबर 1 है, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, वी एम अपॉन का पाई। उस कंडीशन में जब एल्फ़ा बराबर 0 है तो कॉस एल्फ़ा बराबर 1, तो वी नॉट बराबर वी एम अपॉन का पाई। यदि मैं कहूँ कि एल्फ़ा बराबर पाई है तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो वी नॉट उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 180 के लिए हम चालू करेंगे और 180 पर हमारे आउटपुट 0 पर आ जाएगी, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। यदि मैं इसके लिए करंट के लिए लिखूं तो फार्मूला होगा वी नॉट अपॉन का आर बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं से, वी नॉट अपॉन का आर, तो वी के लिए कितना लिख सकता हूँ, आउटपुट हमें कितनी मिली है, वी एम अपॉन का 2 पाई, आर नीचे आ जाएगा तो नीचे लिख दो इसे, तो 1 प्लस का कॉस एल्फ़ा, ये इसके लिए करंट के लिए डेरिवेशन इसका। तो याद रखना, जब सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद लोड के साथ वोल्टेज के लिए फार्मूला लिखोगे तो वी नॉट बराबर होता है वी एम अपन का 2 पाई 1 प्लस का कॉस एल्फ़ा, और करंट के लिए होता है वी एम अपन का 2 पाई आर और 1 प्लस का कॉस एल्फ़ा। अब यदि सर्किट का मैं टर्न ऑफ टाइम निकालूँ, क्या निकालूँ, टर्न ऑफ टाइम का, सर्किट कितने समय तक ऑफ रिया है, तो ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, फार्मूला याद रखो, ओमेगा टी बराबर पाई और टी बराबर पाई बाई ओमेगा। यह वह समय में है जिस समय तक एस सी आर ऑफ कंडीशन में रहा है। दूसरा देखो, सिंगल फेज हाफ वेव में ही मैं वो लिख रहा हूँ, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर एल लोड के साथ, किसके साथ, आर एल लोड के साथ। चलो देखो, एक होता है एवरेज वैल्यू, पहले देखो एवरेज वैल्यू क्या होगी, या एवरेज वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, तो वी नॉट बराबर, जिस समय इंडक्टर के साथ लोड है तो उस समय फार्मूला होएगा वोल्टेज के लिए वी एम अपॉन का 2 पाई और कॉस एल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा, एल्फ़ा फायरिंग एंगल, बीटा एक्सिबिशन एंगल। करंट के लिए फार्मूला बनेगा वी एम अपॉन का 2 पाई आर से गुण डिवाइड कर दो, करंट निकल आएगी, तो कॉस एल्फ़ा और माइनस का कॉस बीटा। यदि सर्किट के लिए टर्न ऑफ टाइम लिखे, सर्किट के लिए टर्न ऑफ टाइम लिखे तो ओमेगा टी बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई माइनस का बीटा, तो टी बराबर कितना होता है, 2 पाई माइनस का बीटा और अपॉन का ओमेगा, कितना लिख सकता हूँ, टी बराबर 2 पाई माइनस का बीटा और अपॉन का ओमेगा। अब देखो, यदि मैं बात करूं अगले उसके रेक्टिफायर की, तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड। अब यदि एक और कंडीशन होती है कि आरएल लोड में क्या होता है, एल लोड के साथ वह पावर को कंजप्शन कर लेता है, कभी वोल्टेज रिवर्स हो जाता है, कभी करंट रिवर्स हो जाती है, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट बरकरार मिलती रहे, जिस समय थायरिस्टर ऑन हो, नेगेटिव ऑफ साइकिल में भी हमें मिलती रहे। इंडक्टर के थ्रू हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि डायोड जैसे नेगेटिव हाफ से आए और आउटपुट में हमें वोल्टेज या करंट प्राप्त होते रहे। तो हम क्या काम करेंगे, इसी में लिखें सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्री व्हीलिंग डायोड। देखो इसे चित्र के साथ कैसे बनाएंगे,
देखो फ्री व्हीलिंग डायोड ये रहा, RL ये रहा, L ये रहा, V नॉट मान लो इसको, तो Vm बराबर Vm साइन ओमेगा टी। फार्मूला क्या होएगा आउटपुट वोल्टेज के लिए, V नॉट बराबर होएगा Vm अपॉन का 2 पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। यह होता है आउटपुट के लिए। V नॉट बराबर होता है Vm अपॉन का 2 पाई, और करंट के लिए फार्मूला लिखोगे तो Vm अपॉन का 2 पाई R और 1 प्लस का कॉस एल्फा। जो यह वही होता है जो सिंगल फेज हाफ वेव के लिए होता है। Vm अपन का 2 पाई 1 प्लस का कॉस एल्फा, और फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ भी करंट और वोल्टेज के फार्मूले वही होते हैं। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद विदाउट, यह सिंगल हाफ वेव के लिए, यह है फुल वेव, ये है हमारे पास फुल वेव के लिए। और आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है Vm अपन का 2 पाई और कॉस एल्फा माइनस का कॉस बीटा। आई नॉट बराबर कितना होता है Vm अपन का 2 पाई R कॉस एल्फा माइनस का कॉस बीटा। और फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ कितना होता है V नॉट बराबर Vm अपन का 2 पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। और करंट के लिए कितना लिखेंगे Vm अपन का 2 पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। और टाइम, टर्न ऑफ टाइम कितना होता है T बराबर 2 पाई माइनस का ओमेगा, नहीं 2 पाई माइनस का बीटा और अपॉन का ओमेगा। यदि मैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं विद R लोड के साथ, तो उसके लिए फार्मूला वोल्टेज का कितना होता है V नॉट बराबर Vm अपन का 2 पाई 1 प्लस का कॉस एल्फा। और करंट के लिए फार्मूला क्या होएगा Vm अपन का 2 पाई R 1 प्लस का कॉस एल्फा। तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर R लोड के साथ और फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ दोनों के लिए फार्मूले एक होते हैं, वोल्टेज का भी और करंट का भी। लेकिन RL लोड के साथ विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फार्मूला ये होता है। आगे देखो फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। सिंबल देखो कैसे बनाते हैं हम इसको। सप्लाई कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। इधर को निकाल लीजिए टर्मिनल है ऐसे। तो इसके लिए फार्मूला होएगा V नॉट बराबर Vm अपॉन का पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। कितना होएगा 1 प्लस का कॉस एल्फा। बस आप यही ध्यान रखो। और करंट के लिए फार्मूला वही बनेगा Vm अपॉन का पाई R और 1 प्लस का कॉस एल्फा। आगे देखो मैं कुछ फार्मूले लिखवाता हूँ, बेसिक फार्मूले कन्वर्टर के। देखो पहला फार्मूला ध्यान से देखो, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर V नॉट बराबर, उसके लिए आउटपुट वोल्टेज जो होगी Vm अपॉन का पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। एक होता है सिंगल फेज फुल कन्वर्टर, मैं कन्वर्टर बोल रहा हूँ ना कि इन्वर्टर या रेक्टिफायर। तो V नॉट बराबर होएगा 2Vm अपॉन का पाई, सिंगल फेज के लिए Vm अपॉन का पाई, फुल वेव के लिए Vm अपॉन का पाई और इनटू कॉस एल्फा। याद रखना कॉस एल्फा है, 1 प्लस नहीं है। और सिंगल फेज नहीं, 3 फेज, कौन सा 3 फेज सेमी कन्वर्टर,
क्योंकि टू फेज़ का हम यूज नहीं करते, इसलिए हम टू फेज़ का फार्मूला भी नहीं लिखेंगे। तो वी नॉट बराबर कितना हो जाएगा 3/2 वी एम एल बाई पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फ़ा। वी एम एल बराबर कितना होता है, यदि मैं कहूँ वी एम एल है क्या, तो यह मैक्सिमम वोल्टेज है ऑफलाइन वोल्टेज के लिए। एक होता है 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर, उसके लिए फार्मूला होएगा वी नॉट बराबर 3 वी एम एल अपॉन का पाई और इंटू कॉस एल्फा। तो कन्वर्टर के लिए फार्मूले देखो, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर के लिए वी नॉट बराबर वी एम अपन का पाई 1 प्लस का कॉस एल्फा। फुल वेव कन्वर्टर के लिए 2 वी एम अपन का पाई कॉस एल्फा। 3 फेज सेमी कन्वर्टर के लिए वी नॉट बराबर 3/2 वी एम अपन का पाई और इंटू 1 प्लस का कॉस एल्फा। और 3 फेज फुल कन्वर्टर के लिए कितना होता है वी नॉट 3 वी एम एल और अपन का पाई और इंटू कॉस एल्फा। सिंगल फेज। अब देखो रेक्टिफायर के लिए, पहला फार्मूला देखो, सिंगल फेज जो पीछे अभी हम पढ़े थे, दोबारा एक रिवाइज करते हैं। वी सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी नॉट बराबर क्या होता है वी एम अपॉन का 2 पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। यह है आर लोड के लिए, पीछे पढ़ा था अभी हमने। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर वी एम अपन का 2 पाई 1 प्लस का कॉस एल्फा। एक और वी नॉट में लिखूं वी एम अपन का 2 पाई कॉस एल्फा और माइनस का कॉस बीटा। यह होता है आर एल लोड के लिए। किसके लिए? आर एल लोड के लिए। वी नॉट बराबर होता है वी एम अपन का पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। यह होता है आर एल लोड के साथ और फ्री व्हीलिंग डायोड। पीछे लिखवाया था वी एम, ये ना रहे देखो, इसके लिए फार्मूला और इसके लिए फार्मूला में कितना अंतर है, कुछ नहीं। तो वी एम अपॉन का पाई इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें कॉस एल्फा और कॉस बीटा है। तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। आगे देखो सिंगल फेज, ये तो होते हैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तीनों के तीनों फार्मूले। ये आर लोड के लिए, ये आर एल लोड के लिए, ये आर एल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। दूसरा कंपेरिजन देखो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो वी नॉट बराबर होता है वी एम अपॉन का पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। यह आर लोड के लिए। एक मेरे पास होता है वी नॉट बराबर वी एम अपॉन का पाई कॉस एल्फा और माइनस का कॉस बीटा। यह होता है आर एल लोड के लिए। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है सिंगल फेज के। जब सिंगल फेज के फुल वेव रेक्टिफायर आर लोड के साथ होएगा तो वी नॉट बराबर होएगा वी एम अपॉन का पाई और 1 प्लस का कॉस एल्फा। और जब आर एल लोड के साथ होएगा तो वी एम अपॉन का पाई और कॉस एल्फा माइनस का कॉस बीटा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताएंगे।